हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हंग्री स्टोन्स का तीसरा और आखिरी पार्ट। इसमें हम लोग पूरा स्टोरी को कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है उन लोग के लिए मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है। पूरा प्ले लिस्ट का शॉर्ट स्टोरी का जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको हंग्री स्टोन का पार्ट 1 पार्ट 2 भी मिल जाएगा और भी कई सारे शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख ले सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग लास्ट जो डिस्कस किए थे वो था कि मेन जो हम लोग का हीरो है, जो बारिश का कॉटन कलेक्टर है, वो क्या हुआ था कि वो एक दिन सोचा था कि आज वो शाम को राइड में जाएगा, तो इसलिए उसने अपने इंग्लिश कोट और हैट निकाला था। लेकिन अचानक से कहीं से बिन मौसम एक तूफान बवंडर आया और सब कुछ उड़ा के लेके चल गया। तो इसीलिए वो समझ गया कि वो अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, या हंग्री स्टोन्स या पैलेस का मर्जी के अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग ने आखिरकार डिस्कस किया था। अब चलिए उससे आगे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। That day, again at the dead of night, I heard the stifled, heartbreaking sobs of someone, as if below the bed, below the floor, below the stony foundation of that gigantic palace, from the depths of a dark, damp grave, a voice piteously cried and implored me. उसी दिन रात को, गहरी रात को, मैंने दोबारा एक ऐसा अजीब सा आवाज़ सुना, जैसे कि कोई एकदम दिल दहलाना है, जैसा कोई रो रहा है। ठीक है, कोई बहुत सिसक सिसक के रो रहा है। और बिस्तर के नीचे, ज़मीन के नीचे, ये पूरा पत्थर का फाउंडेशन, भीत के नीचे ऑफ ये मतलब ये इतना बड़ा जो पैलेस है, दानव जैसा जो पैलेस है, इसका भीत का नीचे से एक बहुत ही गहरा और ह्यूमिड सा ग्रेव, कब्र का अंदर से एक बहुत ही आवाज़ है, एक मीठी सी आवाज़, एक सुरीली सी आवाज़, दर्द भरी आवाज़ चिल्ला के मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, ओ रेस्क्यू मी, break through these doors of hard delusion, death-like slumber, and fruitless dreams. Place me by your side on the saddle, press me to your heart, and riding through hills and woods and across the river, take me to the warm radiance of your sunny rooms above. जैसे ये कोई मुझे चिल्ला के क्या बोल रहा, मुझे बचाओ। ये जो इल्यूशन, ये जो बहुत ही कठिन इल्यूशन है, इसका दरवाजे को तोड़ो। ये जो मृत्यु जैसा ये निद्रा है मेरा, इसको तोड़ो। ये बेकार सा जो सपना है, इस सपने का जो जाल है, इसको तोड़ो। मुझे तुम्हारा घोड़े के बगल में बिठाओ, मुझे अपने सीने से लगाओ कस करके, और मुझे लेकर के चलो इन जंगलों से, इन पहाड़ियों से, इन रिवर का पार लेकर के चलो। उस सूरज का रोशनी भरा हुआ तुम्हारा रूम में, तुम्हारा ऊपर वाले बाहर का जगत का रूम में मुझे लेकर के चलो। मैं अंदर यहाँ घुट रही हूँ, मुझे बचाओ। Who am I? Oh, how can I rescue thee? What drowning beauty, what incarnate passion shall I drag to the shore from this wild eddy of dreams? फिर वो जो मेन हम लोग हीरो है वो बोल रहे, अरे मैं कौन हूँ तुम्हें बचाने वाला, मैं होता कौन हूँ? हाउ कैन आई रेस्क्यू दी, मैं कैसे तुमको, दी इन द सेंस मतलब ओल्ड इंग्लिश में यू, कैसे मैं तुमको बचा सकता हूँ? कौन सा ड्राउनिंग ब्यूटी तुम हो, कौन सा खूबसूरती तुम हो जो डूब रहा है? किस तरीके का पैशन, किस तरीके का प्यार में लेकर के आऊं उस शोर से? ये ड्रीम, ये जो ड्रीम का एक बवंडर है, इस ड्रीम के बवंडर से मैं कौन सा ऐसा पैशन उठा के लाऊं जिससे मैं तुमको बचा सकूं? ओ लवली इथीरियल अपैरिशन, अपैरिशन का मतलब होता है एक साया, एक आत्मा। ठीक है, ओ प्यारी सी अनअर्थली एक जो तुम आत्मा हो, कहाँ से तुम पैदा हुई थी? वेयर डिड यू फ्लरिश एंड व्हेन, कब और कहाँ से तुम पैदा हुई थी? फ्लरिश इन द सेंस की डेवलप करना, ग्रो करना। By what cool spring, under the shade of what date groves was thou born, in the lap of what homeless wanderer in the desert? कौन सी ठंडे झरने के बगल में, कौन सा खजूर के ग्रोव के नीचे, छाँव के नीचे तुम पैदा हुई थी? कौन घर जिसका नहीं था, घर हारा एक घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला डेजर्ट में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका लैब में तुम पैदा हुई थी? कौन तुम्हारे पिता थे? What Bedouin snatched thee from thy mother's arms, an opening but plucked from a wild creeper, placed thee on a horse swift as lightning, crossed the burning sands, and took thee to the slave market of what royal city? कौन ऐसा बेदुइन था जो तुमको तुम्हारे माँ की गोद में से छीन करके, ठीक जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है उसमें एक नया कली खिली हुई रहती है, तो उसको छीड़ने का जैसे तुमको, तुम जो अपने माँ का नया कली थी, तुमको अपने माँ का गोद से ले करके किसने तुमको अपना लाइटनिंग जैसा तेज हॉर्स में बिठा करके सैंड क्रॉस करके, डेजर्ट क्रॉस करके लेके गया तुमको स्लेव मार्केट में, कोई रॉयल सिटी का स्लेव मार्केट में। एंड देयर व्हाट ऑफिसर ऑफ बादशाह, सीइंग द ग्लोरी ऑफ दाई बैशफुल ब्लॉसमिंग यूथ, paid for thee in gold, placed thee in a golden palanquin, and offered thee as a present for the seraglio of his master.
और वहाँ कौन, उस स्लेव मार्केट में कौन से बादशाह का कौन सा अफसर था जिसने तुम्हारी चमकती हुई जवानी का ग्लोरी देख करके तुमको खरीद लिया, गोल्ड दे करके, कुछ सोने के बदले में, चंद सोने के बदले में तुमको खरीद लिया, तुमको एक सोने की पालकी में बिठा करके तुमको एक उपहार के तौर से लेकर के प्रेजेंट कर दिया बादशाह को, उसका अपना मालिक को, उनके हरेम के लिए। एंड सेरेग्लियो या हरेम का इन द सेंस होता है कि पहले के ज़माने में जितने भी एम्परर्स थे उनका एक पत्नी तो रहा नहीं करती थी, ढेर सारी पत्नियां रहा करती थी, और पत्नी को छोड़ करके भी वो जितना भी पूरा इलाके में जो भी खूबसूरत जवान लड़की उनको दिखती थी सबको लेके आते थे अपना सेक्सुअल डिज़ायर सेटिस्फाई करने के लिए। तो उसको कलेक्शन ऑफ दैट ब्यूटीफुल वुमेन को हरेम कहा जाता था, या आप सेरेग्लियो भी कह सकते हैं। एंड ओ द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, द म्यूजिक ऑफ द सरेन, the jingle of anklets, the occasional flash of daggers, and the glowing wine of Shiraz poison, and the piercing, flashing glance. और क्या इतिहास था उस जगह का। सारंग का संगीत बजता था, एंकलेट यानी जो पायल है उसका छनछनाहट आता था, कभी कभी जो डैगर्स छुरा था उसका झलक दिखता था, और जो सिराज पॉइजन है, मतलब जो वाइन, एक पॉइजनस तरीके का वाइन है जिसको ढाला जाता था, और मतलब खास करके ऐसा वाइन पिलाया जाता था कभी कभी उस लड़कियों को, ताकि उनका जो सेंसेस है वो थोड़ा सा मतलब सबड्यूड हो जाए, ताकि उनके साथ अगर कोई ज़बरदस्ती भी किया जाए तो उन लोगों को पता नहीं चले, ठीक है। एंड द पियर्सिंग फ्लैशिंग ग्लैंस, और वो जो नज़र एकदम ऊपर से नीचे तक नंगा कर देती है सिर्फ नज़र से, वैसा एक नज़र। व्हाट इन्फिनाइट ग्रैंडर, व्हाट एंडलेस सर्विट्यूड, कितना अंतहीन ग्रैंडर था। ग्रैंडर इन द सेंस बहुत इज्जत, ठीक है, इज्जत तो कहा नहीं जा सकता, मतलब शान और शोहरत, ऐशो इशरत, और एंडलेस सर्विट्यूड। ठीक जितना ऐशो इशरत था उतना ही एंडलेस सर्विट्यूड भी था। तुम्हारा जिंदगी क्या था, सर्वेंट का ही तो था, तुमको तुम्हारा मर्जी कभी नहीं पूछा जाता था, जस्ट यू वेर अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट टू बी एंजॉयड विदाउट योर कंसेंट। ऐसे सेक्सुअल सर्विस तुमको देने के लिए ही तुमको लाया गया था। द स्लेव गर्ल्स टू द राइट एंड लेफ्ट वेव द चामर एज डायमंड्स फ्लैश फ्रॉम देयर ब्रेसलेट्स। तुम्हारे दाहिने और बायां साइड में दोनों स्लेव गर्ल्स रहा करती थी, तुमको चामर एक तरीके का आपका याक का टेल से बनता है, एक हवा देने वाला, एक रॉयल बादशाहों के टाइम में हवा देने वाला एक चीज़, तो चामर से हवा करते थे तुमको, और उनका ब्रेसलेट से डायमंड छलकता था। द बादशाह फेल ऑन हिज नीज एट द स्नोई फीट इन बेजेल्ड शूज, एंड outside the terrible Abyssinian eunuch, looking like a messenger of death but clothed like an angel, stood with a naked sword in his hand. और जो बादशाह थे, सम्राट थे, राजाओं के राजा थे, वो तुम्हारे घुटने में आके, वो अपने, सॉरी तुम्हारे नहीं, अपने घुटने में गिर करके वो तुम्हारे स्नोई फीट यानी स्नो जैसा खूबसूरत गोरा पैर में वो गिर जाते थे। बिजुअल शूज, जहाँ पे चमकता हुआ ज्वेलरी लगा हुआ शूज पहने हुआ करते थे तुम, और बाहर वो भयानक दिखने वाला एबिसिनियन यानी अफ्रीकन जो यूनक था, ठीक है, वो दिखता था वो एकदम मृत्यु का दूत जैसा भयंकर, लेकिन उसका ड्रेस था एकदम एंजल जैसा। वो पहरेदार होता था, वो खड़ा रहता था एक नंगा खाप खुला हुआ तलवार अपने हाथ में लेके, ताकि कोई बादशाह को अपना सेक्सुअल प्लेजर एंजॉय करने से रोक नहीं सके। तो चारों तरफ ऐशो इशरत था, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रॉयल्टी था, लेकिन तुम्हारा साथ क्या हो रहा है उसको कोई नहीं देखता था। वो जो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारा अनरिक्विटेड पैशन है, वो भटकता था। Then oh thou flower of the desert, swept away by the blood-stained dazzling ocean of grandeur, with its foam of jealousy, its rocks and shoals of intrigue, on what shore of cruel death was thou cast, or in what other land more splendid and more cruel? और तब हे तुम जो डेजर्ट की एक कली हो, जिसको ब्लड स्टेन, जिसको खून से सना हुआ ऐशो इशरत का महलों में चुरा के लाया गया है, और चारों तरफ क्या है उसका जेलसीज है, इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है हर मोमेंट में, और फिर तुमको यूज कर लेने के बाद क्या करा जाता था तुम्हारे साथ कितना दर्दनाक मौत हुआ था, या फिर तुमको और भी कोई बढ़िया, और भी कोई रॉयल या और भी कोई क्रूएल जगह में बेच दिया जाता था। Suddenly at this moment that crazy Meher Ali screamed out, stand back, all is false, all is false. अचानक से उसी मोमेंट में वो जो पगला मेहर अली है वो दोबारा चिल्लाया कि दूर हटो, सब झूठा है, सब झूठा है। I opened my eyes and saw that it was already light. मैंने अपना आँख खोला और देखा कि ऑलरेडी सुबह हो चुका था। My chaprasi came and handed me my letters, and the cook waited with a salam for my orders. मेरे चपरासी इन द सेंस असिस्टेंट, वो आया, आकर के मेरा हाथ में कुछ लेटर्स थमा दिया, मेरा ऑफिस का काम था,
और जो कुक था रसोई के लिए ऑर्डर के लिए कि मैं क्या खाऊंगा उसका लिए, वो बाहर सलाम करके मेरा ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसको क्या ऑर्डर दूंगा। आई सेड नो, आई कैन स्टे हियर नो लॉन्गर। मैंने तब फैसला कर लिया, मैंने बोला कि नहीं, इस जगह में मैं और नहीं रह सकता। दैट वेरी डे आई पैक्ड अप एंड मूव टू माई ऑफिस। वही दिन मैंने सारा पैकिंग किया और मेरा ऑफिस चला गया। ओल्ड करीम खान स्माइल अ लिटिल एज ही सॉ मी। जो ओल्ड करीम खान था उसने मुझे देख के थोड़ा सा हंसा। आई फेल्ट नेटल्ड बट सेड नथिंग। मैंने थोड़ा सा नेटल्ड इन द सेंस अनॉयड, थोड़ा गुस्सा हुआ, मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा गया, मैंने कुछ बोला नहीं। एंड फेल टू माई वर्क। मैं अपना काम में दोबारा से जुट गया। As evening approached, I grew absent-minded. I felt as if I had an appointment to keep. जैसे ही शाम आने लगा मुझे लगने लगा कि जैसे मेरे काम में मैं मन नहीं बिठा पा रहा हूँ, मेरा मन कहीं और जा रहा है। जैसे मुझे लगा कि मेरा कोई अपॉइंटमेंट है किसी का साथ, मुझे उसको रखना ही है। एंड द वर्क ऑफ एग्जामिनिंग द कॉटन अकाउंट सीम्ड होली यूजलेस। और ये जो कॉटन ड्यूटी है, कॉटन का एग्जामिनेशन का काम है, मुझे एकदम बेकार लगने लगा। इवन द निज़ामत ऑफ द निज़ाम डिड नॉट अपीयर टू बी ऑफ मच वर्थ। यहाँ तक कि जो निज़ाम है जिसके अंडर में काम करता था, उनका निज़ामत यानी उनका जो ये पूरा अथॉरिटी है, वो भी मुझे बेकार लगने लगे। काहे का निज़ाम, कुछ मुझे सब कुछ बेकार लगने लगा। वट एवर बिलोंग टू द प्रेजेंट, वट एवर वॉज मूविंग एंड एक्टिंग एंड वर्किंग फॉर ब्रेड सीम ट्रिवियल, मीनिंगलेस एंड कंटेम्प्टेबल। जो भी प्रेजेंट का, वर्तमान काल का जो भी चीज़ था, जो भी चल रहा था, बोल रहा था, अपने खाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, सब चीज़ मुझे बेकार लगा और मीनिंगलेस लगा, और लगा कि वो कंटेम्प्ट के लायक है, वो घृणा के लायक है, वो कोई भी इज्जत के काबिल नहीं है। आई थ्रू माई पेन डाउन, क्लोज माई लेजर्स, गॉट इन टू माई डॉग कार्ट एंड ड्रोव अवे। मैंने अपना पेन फेंका, मैंने अपना जो भी अकाउंट, लेजर इन द सेंस अकाउंट का खाता, हिसाब का खाता, वो बंद किया। मैंने डॉग कार्ट में चढ़ा और चल गया। किसका उद्देश्य में? मेरा वही मार्बल पैलेस का उद्देश्य में। आई नोटिस दैट इट स्टॉप्ड ऑफ इट सेल्फ एट द गेट ऑफ द मार्बल पैलेस। मैंने ये भी ख्याल किया कि मेरा डॉग कार्ट जैसे अपने आप रुक गया जैसे ही वो मार्बल पैलेस का गेट सामने आया। जस्ट एट द आवर ऑफ ट्वाइलाइट, ठीक शाम ढलने ही वाला था, उसकी आवर में जैसे कोई मैजिक में आके वो अपने आप रुक गया। विथ क्विक स्टेप्स आई क्लाइम द स्टेयर्स एंड एंटर्ड द रूम। जल्दी जल्दी कदम चला के मैंने सीढ़ी चढ़ा और रूम में घुसा। अ हेवी साइलेंस वाज रीनिंग विद इन। एक बहुत ही गंभीर भारी सा साइलेंस अंदर था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। द डार्क रूम्स वर लुकिंग सलन एज इफ दे हैड टेकन ऑफेंस। जो अंधेरी रूम था वो बहुत ही डिप्रेस लग रहा था, बहुत ही गुस्से वाला लग रहा था, जैसे कि उसने कुछ चीज़ में ऑफेंस ले लिया हो। ऑफेंस किस चीज़ में लिया है? जैसे मैंने आज सुबह सोचा था ना कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लग रहा है इस चीज़ वो लोग को बुरा लग गया, वो लोग बुरा मान गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। माई हार्ट वॉज फुल ऑफ कंट्रीशन। मेरा भी दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। बट देर वॉज नो वन टू हुम आई कुड ले इट बेयर। लेकिन कोई ऐसा था ही नहीं जिसके सामने मैं वो अफसोस अपना बयां कर सकूँ, और ऑफ whom I could ask forgiveness, या जिससे मैं माफ़ी मांग सकूँ। I wondered about the dark rooms with a vacant mind. मैं इन अंधेरे रूमों में एक खाली दिमाग लेके लौटता फिरा। I wished I had a guitar to which I could sing to the unknown. मेरा बहुत मन किया कि मेरे पास एक गिटार होता जिसमें मैं गाना गाता कोई अननोन का उद्देश्य में। Oh fire, the poor moth of that made a vain effort to fly away has come back to thee. Forgive it, but this once, but it burn its wings and consume it in thy flame. मैं गाना गाता कि हे फायर, हे अग्नि, वही मौत, वही पतंग जो तुमसे भाग गया था तुम्हारे आग के लपटों से बचने के लिए, वो वापस उड़ के तुम्हारे पास आ गया है। बस इस बार के लिए उसको माफ़ कर दो, उसका जो विंग्स है उसको जला दो और पूरा उसको खा जाओ तुम अपना फ्लेम में। Suddenly, 2 teardrops fell from overweight on my brow. अचानक से मेरा सिर में दो, ऐसा लगा कि कोई रोने का, जैसे रोता है तो कोई उसका आंसू गिरता है ना, जैसे लगा आंसू गिर रहा है। एक्चुअली वो आंसू नहीं था, वो बारिश का बूंदे था। डार्क मैसेस ऑफ क्लाउड्स ओवरकास्ट द टॉप ऑफ अवेली हिल्स दैट डे। बहुत ही घना काला बादल जमा हुआ था अवल्ली पर्वत के ऊपर उस दिन। The gloomy, the sooty waters of Susta waiting in terrible suspense and in ominous calm. बहुत ही गहरा काला पानी जो था सुस्ता नदी का, वो ऐसे लग रहा था वो कोई चीज़ का अपेक्षा कर रहा हो, कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग में और बहुत ही ज़्यादा शांत होकर। लेकिन ये ऐसा शांत था जो तूफान के पहले का शांति था, जो बहुत ही कुछ भयानक होने का एक हिंट दे रहा था। Suddenly land, water and sky shivered and a wild tempest blast rushed howling through the distant pathless woods, showing its lightning teeth like a raving maniac. अचानक से क्या हुआ कि चारों तरफ का जो धरती थी, आसमान था और पानी था, सब कुछ एक साथ कांप उठा। एक जो भयानक
बवंडर था, तूफान था, वो तेजी से एकदम पूरा रास्ता चीरते हुए आगे बढ़ता रहा, ठीक जैसे कोई पागल को उसका जंजीर छीन करके हटा करके कोई पागल अपना दांत जो लेकर के दौड़ रहा हो, वैसे ही लाइटनिंग भी हो रहा था और स्टॉर्म भी आगे बढ़ रहा था. The desolate halls of the palace banged their doors and moaned in the bitterness of anguish. जो डिजोलेट यानी कि निर्जन, कोई उसमें इंसान नहीं था, इंसान शून्य जो वहाँ के फाका घर थे, वो क्या हुए, उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियाँ जोर जोर से हवा के लपटों से खोल बंद करने लगे, आवाज़ देकर के, जैसे कोई जाइगेंटिक पैलेस रो रहा हो, अपना दर्द से चीख चिल्ला रहा हो. द सर्वेंट्स वर ऑल इन द ऑफिस एंड देयर वाज नो वन टू लाइट द लैम्प्स. क्योंकि सारे मेरे जो सर्वेंट्स थे वो तभी भी ऑफिस में थे, इसीलिए कोई नहीं था रूम में जो मेरे लिए लाइट जला सके. द नाइट वॉज क्लाउडी एंड मूनलेस. ऊपर से वो जो रात था वो मतलब बादल से ढका हुआ था और चांद भी नहीं था, पूरा गहरा घना काला रात था, कोई भी रोशनी नहीं था. In the dense gloom within, I could distinctly feel that a woman was lying on her face on the carpet. और वही गहरा अंधेरा में नहीं, मुझे फील हुआ, मुझे एहसास हुआ कि कोई औरत उसके मुंह का बल कारपेट के ऊपर लेटी हुई है, बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे, clasping and tearing her long disheveled hair with desperate fingers. और वो अपना जो इधर उधर फैला हुआ बाल है उसको जोर से पकड़ रही है, उसको उखाड़ रही है एकदम गुस्से से, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे. ब्लड वॉज ट्रिकलिंग डाउन हर फेयर ब्रो. उसका गोरा कपाल में से जो ब्लड है, ब्लड एक बूंद बूंद करके निकल रहा. एंड शी वॉज नाउ लाफिंग अ हार्ड हार्श mirthless laugh, now bursting into violent ringing sobs, now rending her bodies and striking at her bare bosom. और वो क्या करती, कभी कभी वो अचानक से एक सूखा सा हार्श सा एक हंसी हंस रही थी, कभी कभी अचानक से वो बहुत ही भयंकर रोना शुरू कर दे रही थी, कभी कभी वो अपना जो बॉडी से उसको तोड़ करके अपना जिस्म में, खाली जिस्म में, ओपन जिस्म में मार रही थी अपना हाथ से. एज द विंड रोड इन थ्रू द ओपन विंडो एंड द रेन पोर्ड इन टॉरेंट्स एंड सोक्ड हर थ्रू एंड थ्रू. और पूरा रात भर जो खुला हुआ खिड़की से बारिश आता रहा और उसका पूरा बदन को भिगाता रहा और पूरा रात भर वो ऐसा रोती पीटती रही. All night there was no cessation of the storm or of the passionate cry. Cessation मतलब खत्म. पूरा रात तक ना तो उस तूफान का अंत हुआ और ना उस दर्द भरा रोने का अंत हुआ. I wandered from room to room in the dark with unavailing sorrow. मैंने एक रूम से दूसरा रूम पागल जैसा दौड़ता फिरा. Unavailing sorrow यानी दुख लेके, लेकिन वो दुख मैं किसके साथ बांटूं, किसको शो करूं? Whom could I console when no one was by? किसको मैं सांत्वना दूं जब कोई आसपास है ही नहीं? Whose was this intense agony of sorrow? किसका दुख इतना गहरा था? Whence arose this inconsolable grief? कहाँ से आ रहा था ऐसा दुख जिसका कोई सांत्वना हो ही ना? And the madman cried out, stand back, all is false, all is false. और उसी वक्त फिर से वो पागल आदमी मेहर अली, उसने चिल्ला दिया कि दूर हटो, सब झूठ है, सब झूठ है. I saw that the day has dawned and Meher Ali was going round and round the palace with his usual cry in that dreadful weather. और मैंने देखा कि फिर से पूरा रात बीत गया है, सुबह का रोशनी आ गया है और वही पागल मेहर अली पूरा घूमे जा रहा हो पैलेस का बाहर, गोल गोल करके, उस भयानक वेदर में भी वो आ रहा है और घूम रहा है. Suddenly it came to me that perhaps he also had once lived in that house. तभी अचानक मेरे दिमाग में आ कि हो सकता है कि मेहर अली खुद भी कभी इस घर में रहा हो जैसे आज मैं रह रहा हूँ. And that though he had gone mad, he came there every day and went round and round, fascinated by the weird spell cast by the marble demon. और हालांकि वो अभी पागल हो गया है, लेकिन फिर भी ये जो दैत्य है, ये जो मार्बल पैलेस वाला दानव है, उसका माया जाल से अभी तक मुक्त नहीं हुआ. इसी का माया से ये डेली आता है और इस गोल गोल चक्कर काट के पागल जैसे चिल्लाते रहता है. Despite the storm and rain, I ran to him and asked, "हो मेहर अली, what is false?" उस भयंकर वेदर के बावजूद बारिश में मैंने गया दौड़ के उसके पास और मैं उससे पूछा कि मेहर अली क्या झूठा है. The man answered nothing. उसने कुछ नहीं बोला. But pushing me aside went round and round with his frantic cry. But मुझे वो क्या किया, मुझे वो पीछे धकेला और फिर से चारों तरफ घूमने लगा अपना उस पागलपन जैसा चित्कार करते हुए. Like a bird flying fascinated about the jaws of a snake and made a desperate effort to warn himself by repeating, stand back, all is false, all is false. ठीक जैसे एक अजगर का निशाने में एक पंछी आकर के घूमती रहती है, अजगर का
चाहनी से स्पेल बाउंड होकर वो घूमती रहती है उसी का शिकार बनने के लिए, ठीक जैसे इस महल ने, इस मार्बल डेमन ने अपना शिकार बना लिया है मेहर अली को, और वहीं जाल में से वो घूम रहा है और जैसे खुद को ही और बाकी सबको भी वार्निंग दे रहा है, क्या बोल करके, दूर हटो, सब झूठा है, सब झूठा है। आई रैन लाइक अ मैडमैन थ्रू द पेल्टिंग रेन टू माई ऑफिस। उस एकदम मतलब भयंकर बारिश में भी, पेल्टिंग का मतलब कोई चीज़ स्टोन जैसे छोड़ करके मारना, तो जैसे इतना बारिश होता लगता था, बारिश के बूंदे भी पत्थर जैसे आपके शरीर में लग रहा है, उतना बारिश में भी मैं गया दौड़ के मेरा ऑफिस और मैंने करीम खान से पूछा, टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। बस अब मुझे और परेशान मत करो, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, क्या मतलब है ये सब चीज़ का। वॉट आई गैदर्ड फ्रॉम दैट ओल्ड मैन वॉज दिस। जो भी मैंने उस बूढ़े करीम खान से सुना वो था कुछ इस तरीके का, that at one time countless unrequited passions and unsatisfied longings and lurid flames of wild blazing pleasure raged within that palace। कि एक ऐसा जमाना था जब बहुत अनगिनत पैशंस, प्यार, चाहते इस पैलेस के अंदर अनरिक्विटेड हालत में, मतलब वो अनफुलफिल्ड रह गई, डिजायर बहुत ऐसा था जो पूरे नहीं हुए, बहुत सारे धोखाबाजी हुई है। इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बादशाहों का ज़माने में जैसे बहुत सारे औरत रहते थे जिनके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापन करते थे, तो उनका जो है उनको तो कभी इज्जत नहीं मिला ना, उनका डिज़ायर भी कभी सही से फुलफिल नहीं हुआ, तो एक तरीके से उनका एक अभिशाप लग गया है, और यही अभिशाप से ये जो मार्बल पैलेस है ये भी एक डेमन जैसा बन गया है। एंड दैट द कर्स ऑफ ऑल द हार्ट एक्स एंड ब्लास्टेड होप्स हैड मेड इट एवरी स्टोन थर्स्टी एंड हंग्री, eager to swallow up like a famished ogress and any living man who might chance to approach। और उन्हीं का ये अभिशाप से, सदियों का अभिशाप से क्या हुआ है कि इस पैलेस का हर एक पत्थर अभिशप्त हो गया है, वो प्यासा हो गया है, वो भूखा हो गया है, और वो ऐसा हो गया है कि कोई भी एक फैमिश्ड ऑग्रेस बन गया है। फैमिश्ड का इन द सेंस बहुत दिन से जो भूखा प्यासा हो, ऑग्रेस का मतलब एक दानव, ऐसा एक भूखा प्यासा दानव बन गया है जो कोई भी जीवित व्यक्ति जो इस पैलेस में अंदर आए उसको खाने के लिए, निगलने के लिए वो रेडी हो गया, इतना भूखा प्यासा वो है। नॉट वन ऑफ दोज हु लिव्ड देयर फॉर 3 consecutive nights were able to escape the cruel jaws। कोई भी व्यक्ति जो वहां लगातार 3 रात गुजारा हो, ऐसा एक भी व्यक्ति इस मार्बल डेमन का जबड़े से खुद को बचा नहीं पाया, मतलब सब के सब मौत के घाट उतरे हैं, बस एक मेहर अली को छोड़ के, हु हैड एस्केप्ड एट द कॉस्ट ऑफ हिज रीजन। बस एक मेहर अली बच के निकला है, लेकिन वो भी अपना क्या खो दिया है, वो भी अपना रैशनैलिटी खो दिया है, वो भी अब पागल बन चुका है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इज देयर नो मीन्स वॉट एवर ऑफ माई रिलीज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस पागल दानव, इस जो पैलेस है, इससे मुक्त हो सकूं। द ओल्ड मैन सेड, उसने बोला कि हाँ, देयर इज ओनली वन मीन्स, एकमात्र एक उपाय है, लेकिन बहुत वो डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। आई विल टेल यू व्हाट इट इज, बट फर्स्ट यू मस्ट हियर द हिस्ट्री ऑफ अ यंग पर्शियन गर्ल। मैं तुमको अवश्य बताऊंगा कि वो क्या है, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक पर्शियन गर्ल का स्टोरी सुनाऊंगा, हु वंस लिव्ड इन दैट प्लेजर डोम, जो यहीं एक ये पैलेस में रहती थी और यहीं कोई राजा बादशाह का प्लेजर का शिकार वो हुई थी। अ स्ट्रेंजर और अ मोर बिटरली हार्ट रेंडिंग ट्रेजेडी वाज नेवर इनेक्टेड ऑन दिस अर्थ। उसके साथ जो ट्रेजेडी हुआ ना, उसके साथ जो बुरा हुआ, उससे ज़्यादा बुरा या उससे ज़्यादा अजीब घटना शायद इस धरती का में और कभी किसी के साथ नहीं घटा होगा। जस्ट एट दिस मोमेंट द कूलीज अनाउंस दैट द ट्रेन वॉज कमिंग। ठीक यही मोमेंट में कूली ने क्या अनाउंस किया कि ट्रेन आ रहा है। सो सून, इतना जल्दी, मतलब उसका कहानी जो है इतना एन्चेंटिंग था कि किसी को पता ही नहीं चला कि इतना समय बीत गया है। वी हार्डली पैक्ड अप आवर लगेज, हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना लगेज पैक किया। एज दिस ट्रेन स्टीम्ड इन, जैसे ट्रेन सीटी मारते मारते अंदर आई। An English gentleman, apparently just aroused from slumber, was looking out for a first-class carriage, endeavoring to read the name of the station। एक जो इंग्लिश जेंटलमैन थे, लग रहा है वो बस अभी अभी अपना नींद उनका खुला था, तो वो अपने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वो थे, वहाँ से बाहर झांक करके वो स्टेशन का नाम पढ़ने का कोशिश करते, एंडेवरिंग यानी कोशिश करना। As soon as he caught sight of our fellow passenger, जैसे ही उनका नज़र हम लोग के फेलो पैसेंजर में, फेलो पैसेंजर मतलब जो ये पूरा कहानी बोल रहे थे, उन पे गिरा। He cried, hello, उसने बोला, वो इंग्लिश मैन ने बोला हेलो, एंड टुक हिम इनटू हिज ओन अपार्टमेंट, और सॉरी कंपार्टमेंट। तो उन्होंने वो इंग्लिश मैन ने अपना जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था उसी में उनको बुला लिया, ये जो हम लोगों को कहानी अब तक सुना रहे थे। एज वी गॉट इन टू द सेकेंड क्लास कैरेज, क्योंकि हम लोग इन द सेंस जो नरेटर है, उनके जो थियोसॉफिस्ट किंग्समैन है, जो अब तक वो फेलो पैसेंजर का कहानी सुन रहे थे, वो लोग तो फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़े, वो लोग सेकंड क्लास में चढ़ गए। वी हैड नो चांस ऑफ फाइंडिंग आउट हु द मैन वाज, नॉर व्हाट वाज द एंड ऑफ हिज स्टोरी।
क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास में तो चढ़ नहीं सके, तो अब हम लोग को और कभी पता ही नहीं चला कि ये स्टोरी का अंत क्या है, या फिर वो व्यक्ति स्टोरी टेलर असल में था कौन, या उसके साथ आखिर में हुआ क्या। I said, the man evidently took us for fools and imposed upon us out of fun. मैंने बोला, मैंने उस थियोसॉफिस्ट किंग्समैन को, ये जो बंदा है ना, ये हम लोगों को एकदम मूर्ख समझ लिया और हम लोगों को ऊपर थोड़ा सा मजाक करके चल गया। द स्टोरी इज प्योर फैब्रिकेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। फैब्रिकेशन का मतलब है इमेजिनेशन। ये स्टोरी एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है और कुछ नहीं, इसमें सत्यता का एक बूंद भी नहीं है। The discussion that followed ended in a lifelong rupture between my theosophist kinsman and myself. और ये मैंने जो स्टेटमेंट दी, इसका बाद जब हम लोग दोनों में डिस्कशन हुआ ना, उसका बस एक ही अंजाम हुआ कि जिंदगी भर के लिए मेरे उस थियोसॉफिस्ट किंसमैन के साथ मेरा रिलेशनशिप बिगड़ गया। तो ये था पूरा हंग्री स्टोन्स का कहानी। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी कोई अगर वीडियो चाहिए या कोई भी पोएम, प्ले, ड्रामा, कुछ भी हो, कुछ में भी आपको लोग को हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग बना देंगे। और ये पूरा हंग्री स्टोन का एक समरी भी मैं बहुत जल्दी बना के डालूंगा, ताकि शॉर्ट में आप लोग को उसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो भी समझ सके और एक एट अ ग्लांस रिवाइज भी कर ले सके। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।